हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आपके यूजीसी नेट, एमपीपीएससी, आरपीएससी जितने भी सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्जाम होते हैं सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध अर्थशास्त्र बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को विकसित किया है? ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी ई एफ सुमाकर, ऑप्शन सी है समीर अमीन और ऑप्शन डी डब्ल्यू डब्ल्यू डोस्टो। तो बताइए बुद्धिस्ट अर्थशास्त्र के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित करने वाले हैं ई एफ सुमाकर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इनका इंपॉर्टेंट बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। जो बुद्धिस्ट इकोनॉमी है ये क्या है? ये ऐसे है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी सिद्धांत लोगों के स्वशासन, आत्मनिर्भरता और रोजगार का समर्थन करता है। तो बताइए कौन सा जो सिद्धांत है वो लोगों के स्वशासन, आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार का समर्थन करता है? ऑप्शन ए स्वाभिमान, ऑप्शन बी है नई तालीम, ऑप्शन सी है स्वदेशी और ऑप्शन डी अहिंसा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी स्वदेशी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना निर्देशों के अनुसार भारत में किसी क्षेत्र को शहरी परिभाषित करने के मानदंड कौन से होते हैं? ऑप्शन वन है, स्टेटमेंट वन है न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो। दूसरा है पुरुष कार्यशील जनसंख्या कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में लगा हो। 3 है जनसंख्या का जनघनत्व कम से कम 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो बताइए इनमें से कौन से मानदंड होने चाहिए किसी भी क्षेत्र को शहरी कहलाने के लिए? ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1 और 3। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। देन है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में लगा हो, ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। पर जो दिखा है जनसंख्या का घनत्व कम से कम 1,000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। कितना होना चाहिए? 400। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारत के मेगा शहर, मेगा सिटीज है? ऑप्शन ए ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, ऑप्शन बी है दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, वडोदरा, ऑप्शन सी है ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और ऑप्शन डी कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ। तो बताइए कौन से भारत के मेगा शहर है? तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका मुंबई, दूसरे पे आता है आपका दिल्ली और तीसरे पे आता है आपका कोलकाता। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी ग्रेटर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवाएं और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का एक कार्यक्रम है जिससे गरीबों और वंचितों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। कौन सी बताइए सुविधा है, कार्यक्रम है? ऑप्शन ए GRY, ऑप्शन बी PMKY, ऑप्शन सी है अमृत और ऑप्शन डी है हृदय। तो बताइए कौन सी कार्यक्रम है जो शहरों में परिवार को बुनियादी सेवाएं, नागरिक सुविधाएं प्रदान करने का एक कार्यक्रम है। तो ये है आपकी अमृत योजना।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक सेवाओं के उच्च ग्रेड में शिक्षित व्यक्तियों को शामिल करने के लिए दी गई एक याचिका मलयाली मेमोरियल महाराजा को कब सौंपी गई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1890 में, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1891 में, ऑप्शन सी 1 जून 1891 में, और ऑप्शन डी 1 जून 1890 में। बताइए। तो ये सौंपी गई थी 1 जनवरी 1891 में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको विभिन्न सत्याग्रह दिए हैं, आपको लगाना है कौन सा कब हुआ था। निम्नलिखित जाति विरोधी आंदोलनों संघर्षों को उनके संगठित होने के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। वाइकोम सत्याग्रह, विल्लुवंडी समग्रह, गुरुवायूर सत्याग्रह और कल मुल्ला समरम। मैच कीजिए कौन सा किस वर्ष हुआ था। तो वाइकोम सत्याग्रह जो हुआ था ये हुआ था 1924 में, ये का हो जाएगा हमारा 3। फिर है आपका विल्लुवंडी समरम, ये हुआ था 1893 में, तो बी का हो जाएगा हमारा 1। गुरुवायूर ये हुआ था 1931 में सत्याग्रह, सी का हो जाएगा हमारा 4। और कल्लूमाला सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1915 में, तो डी का हो जाएगा हमारा 2। कौन सा ऑप्शन होगा? 3142। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया भर में रहने वाले केरल वासियों के लिए एक साझा मंच के रूप में केरल सरकार द्वारा किसका गठन किया गया था? ऑप्शन ए अखिल केरला सभा का, ऑप्शन बी लोक मलयाली सभा का, ऑप्शन सी अगोला लोक सभा का, और ऑप्शन डी लोक केरल सभा का। तो बताइए किसका गठन किया गया था? दुनिया भर में रहने वाले केरल वासियों के लिए एक साझा मंच के रूप में केरल सरकार द्वारा बताइए किसका गठन किया गया है? तो 2018 में लोक केरल सभा का गठन किया गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए हरित केरल मिशन, ऑप्शन बी कुडुम्बश्री मिशन, ऑप्शन सी लाइफ मिशन, और ऑप्शन डी आद्रम मिशन। तो बताइए कौन सा मिशन है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के लिए कौन सी नोडल एजेंसी काम करती है? तो ये एजेंसी है कुडुम्बश्री मिशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल सरकार ने अग्रगामी समुदायों के गरीबों वर्ग के योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए किसका गठन किया है? ऑप्शन ए शनुति, ऑप्शन बी समधर्म, ऑप्शन सी संकल्पनम, और ऑप्शन डी संस्कृति। तो बताइए गरीब वर्गों के योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए किसका गठन किया गया है? तो इसका नाम है समोन्नति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेकडोनलीकरण के 5 बुनियादी आयाम कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रभावकारिता, गतिशील, गणनात्मक, तार्किकता की अनौपचारिकता और मशीनीकरण। ऑप्शन बी क्षमता, पदानुक्रम, पूर्वनियता, तार्किकता की अतार्किकता, औपचारिक तकनीक। ऑप्शन सी है दक्षता, पूर्वनियता, गैर मानवीय तकनीक।
तार्किकता की तार्किकता और गणनात्मकता, और ऑप्शन डी है प्रभावकारिता, तकनीक, तार्किकता की गैर तार्किकता, पूर्व नियमितता और गणनात्मकता। तो बताइए कौन से 5 आयाम है मैक्रोनाइजेशन के? तो सबसे पहले आएगा आपका एफिशिएंसी, प्रिडिकेटेबिलिटी, नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी, इरेशनैलिटी ऑफ रैशनैलिटी और कैलकुलेबिलिटी। कैलकुलेबिलिटी कैलकुबिलिटी। ऑप्शन सी दक्षता, पूर्णिमयता, गैर मानवीय तकनीक, तार्किकता की अतार्किकता और गणनात्मकता। ये इसका क्रम है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट रॉबर्टसन के अनुसार वैश्वीकरण के इतिहास के मानचित्रण में निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं है? ऑप्शन ए अंकुरण चरण, ऑप्शन बी है प्रारंभिक चरण, ऑप्शन सी अनिश्चितता चरण और ऑप्शन डी है सामूहिक उपभोग चरण। तो बताइए इनमें से कौन सा चरण नहीं है जो रॉबर्टसन ने बताया है? तो रॉबर्टसन ने मास कंजप्शन फेज, सामूहिक उपभोग चरण की बात नहीं की है। इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात करते हैं आपके रोस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथनी गिडेंस के अनुसार सामाजिक संबंधों को अंतःक्रिया के स्थानीय संदर्भ में बाहर निकालना और समय स्थान के अनिश्चित विस्तार में उनका पुनर्गठन करना शामिल है किसमें? ऑप्शन ए दूरीकरण में, ऑप्शन बी है दूरीकरण और अप्रतिष्ठित करने में, ऑप्शन सी है दूरीकरण में और ऑप्शन डी है आत्मवाचकता में। डिस्टेंसिंग, डिसएम्बलिंग, डिस्टेंसिएशन और रिफ्लेक्सिविटी। बताइए किसमें है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, दूरीकरण अप्रतिष्ठित करना, डिसएम्बलिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति ने पूंजीवादी व्यवस्था के बुनियादी पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त किया और उससे उसका उदय हुआ जिसे मैनुअल कैस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तकनीकी पूंजीवाद कहते हैं, ऑप्शन बी है नेटवर्क पूंजीवाद कहते हैं, ऑप्शन सी है सूचनात्मक पूंजीवाद कहते हैं और ऑप्शन डी है डिजिटल पूंजीवाद कहते हैं। तो बताइए मैनुअल कैस्टल से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सूचनात्मक पूंजीवाद, इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक दुनिया को एक जगरनॉट के रूप में परिभाषित किया जो अत्यधिक गतिशील है, जिसमें पूर्व प्रणालियों की तुलना में परिवर्तन की गति, दायरे और गहराई में भारी वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी उल्रिच बेक, ऑप्शन सी है जुर्गेन हेबरमास और ऑप्शन डी मिशेल फुको। तो बताइए जगरनॉट की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस पुस्तक में इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया है? तो ये पुस्तक है इनका द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एल्विन टॉफर, ऑप्शन बी है रेमंड अरन, ऑप्शन सी है डेनियल वेल और ऑप्शन डी है थियोडोर एडर्नल। तो बताइए द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी बुक है? तो इस बुक को लिखने वाले हैं डेनियल बेल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना मानसिक श्रम का निष्पादन शारीरिक श्रम से अलग करने का कार्य विचार किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए हेनरी फोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी है ए डब्ल्यू टेलर के द्वारा, ऑप्शन सी आर जेनकिंस के द्वारा और ऑप्शन डी हार्वर्ड बेकर के द्वारा। तो बताइए मानसिक श्रम को शारीरिक श्रम से अलग करने का कार्य विचार किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये है फादर ऑफ
साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी घटना को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों डेटा को एक साथ रखा जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी अभिसरण, ऑप्शन सी है डिडक्शन और ऑप्शन डी है त्रिभुजयन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी घटना को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक साथ रखा जाता है, बताइए क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ट्रायंगुलेशन, त्रिभुजयन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य कारण का मुद्दा वैधता से निकटता से संबंधित है, किससे? ऑप्शन ए बाहरी से, ऑप्शन बी आंतरिक से, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी से और ऑप्शन डी रचनात्मकता से। तो बताइए कार्य कारण का मुद्दा वैधता से निकटता से संबंधित है, किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये संबंधित है इंटरनल वैलिडिटी से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शोध रूपरेखा जिसमें एक ही समय में एक से अधिक मामलों पर डेटा का संग्रह शामिल होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्रॉस सेक्शनल, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी है प्रायोगिक और ऑप्शन डी है विश्लेषणात्मक। वह शोध रूपरेखा जिसमें एक ही समय में एक से अधिक मामलों पर डेटा का संग्रह शामिल होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्रॉस सेक्शनल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें शोधकर्ता निदान के आधार पर समाधान विकसित करने के लिए किसी समस्या का निदान करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए शुद्ध शोध, ऑप्शन बी क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी है व्यवहारिक शोध और ऑप्शन डी है प्रायोगिक शोध। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें शोधकर्ता निदान के आधार पर समाधान विकसित करने के लिए किसी समस्या का निदान करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस दशक को यूएन डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग घोषित किया है? ऑप्शन ए 2001 से 2011 को, ऑप्शन बी 1991 से 2001 को, ऑप्शन सी 2021 से 2031 को, ऑप्शन डी है 2011 से 2021 को। तो बताइए यूएन डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग किसे घोषित किया गया, किस वर्ष को? तो ये 2021 से 2031 को घोषित किया गया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लैंगिक अपराधों में बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को एक्ट कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2011 में, ऑप्शन बी 2012 में, ऑप्शन सी है 2013 में और ऑप्शन डी है 2014 में। तो बताइए पॉस्को एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2012 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कांचा इलैया द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए बाय आई एम एन नॉट अ हिंदू, ऑप्शन बी पोस्ट हिंदू इंडिया, ऑप्शन सी बुफेलो नेशनलिज्म और ऑप्शन डी है दलित एंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। तो बताइए कांचा इलैया द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो इसमें जो पुस्तक है दलित एंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन ये नहीं लिखी गई है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनियोजित महिला संघ सेवा के गठन में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ऑप्शन ए इला भट्ट ने, ऑप्शन बी मेधा पाटेकर ने, ऑप्शन सी अरुणा राय ने और ऑप्शन डी कमला भासिन ने। तो बताइए सेवा के गठन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
तो सेवा का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1972 में। किसके द्वारा? ईला भट्ट के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 12 जहां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो बताइए झुग्गी झोपड़ियों में कहां पर ज्यादा लोग रहते हैं? तो ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका फर्स्ट नंबर पे आता है। देन सेकंड नंबर पे आएगा आपका आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे आएगा आपका उत्तर प्रदेश, और फोर्थ नंबर पे फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई व्यापक शहर आधुनिकीकरण योजना है, कौन सी है? ऑप्शन ए जेनिडम, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है स्मार्ट सिटीज, और ऑप्शन डी है न्यूलम। तो बताइए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई व्यापक शहर आधुनिकीकरण योजना इनमें से कौन सी है? तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू नेशनल मतलब राष्ट्रीय नगरीय पुनर्विकास मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है आपका, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। और हृदय का फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट। जो आपका हृदय है ये किस लिए काम करता है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट के लिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए क्योटो में, ऑप्शन बी है दोहा में, ऑप्शन सी है रियो डी जेनेरियो में, और ऑप्शन डी है स्टॉकहोम में। तो बताइए पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 1972 में स्टॉकहोम में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लिख बेक या विश्लेषण करने के लिए कि जोखिमों के दुष्प्रभाव उत्पादन के केंद्रों पर भी कैसे वापस प्रभाव करते हैं के बारे में चर्चा करता है। कौन करता है? ऑप्शन बी है नरभक्षी प्रभाव, ऑप्शन बी है उल्टा प्रभाव, ऑप्शन सी है चिंतनशील प्रभाव, और ऑप्शन डी है बुमरेंग प्रभाव। उल्लिख बेक या विश्लेषण करने के लिए कि जोखिमों के दुष्प्रभाव उत्पादन के केंद्रों पर भी कैसे प्रहार करते हैं। तो बताइए इसके लिए इन्होंने किस इफेक्ट के बारे में चर्चा की है? तो ये बुमरेंग प्रभाव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसर्शन और रीजन का है। कथन ए है प्रत्यक्षवाद यह मानता है कि सामाजिक नियमों का उपयोग भविष्यवाणियों को करने के लिए किया जा सकता है। प्रत्यक्षवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह निर्देश करता है कि सामाजिक नियमों को प्राकृतिक नियमों की तरह ही तैयार किया जा सकता है। तो बताइए ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसमें जो कथन ए दिया है प्रत्यक्षवाद यह मानता है कि सामाजिक नियमों का उपयोग भविष्यवाणियों को करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्षवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह निर्देश करता है कि सामाजिक नियमों को प्राकृतिक नियमों की तरह ही तैयार किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुप्ता द्वारा जाति पदानुक्रम की आलोचना के अनुसार वे जाति संबंधों को समझाने के लिए लुईस ड्यूमा के एकल निरंतर
पदानुक्रम के बजाय किस अवधारणा को प्रस्तावित करते हैं? ऑप्शन ए खंडीय समरूपता, ऑप्शन बी सतत स्थिरीकरण, ऑप्शन सी असममित पारस्परिकता और ऑप्शन डी अनेक विविध पदानुक्रम। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दीपांकर गुप्ता द्वारा जाति पदानुक्रम की आलोचना के अनुसार वे जाति संबंधों को समझाने के लिए बीश ड्यूमा के एकल निरंतर पदानुक्रम के बजाय किस अवधारणा को प्रस्तावित करते हैं? तो ये प्रस्तावित करते हैं मल्टीपल डाइवर्जेंट हायरार्कीज, अनेक विविध पदानुक्रम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए एक विश्लेषणात्मक मैट्रिक्स पेश किया। इस मैट्रिक्स को कौन से संरचनात्मक घटक गठित करते हैं? ऑप्शन ए अंतर्जात और बहिर्जात स्रोतों के साथ माइक्रो संरचना और माइक्रो संरचना, ऑप्शन बी ऐतिहासिक चरों के साथ उपराष्ट्रीय और अखिल भारतीय संरचनाएं, ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक शक्तियों के साथ महान परंपरा और लघु परंपरा, और ऑप्शन डी सांस्कृतिक आयामों के साथ ऑर्थोजेनेटिक और हेट्रोजेनेटिक संरचनाएं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, अंतर्जात और बहिर्जात के साथ मैक्रो संरचना और माइक्रो संरचना, मतलब मैक्रो स्ट्रक्चर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर विद एंडोजेनस एंड एक्सोजेनस सोर्सेस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन फ्रैंक लियोटार्ड उत्तराधुनिक स्थिति को महान आख्यानों के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार उत्तराधुनिक समाजों में इन महाआख्यानों का स्थान क्या लेता है? ऑप्शन ए भाषा के खेल, ऑप्शन बी हाइपर रियलिटी, ऑप्शन बी विमर्शात्मक संरचनाएं, ऑप्शन सी संवेदनात्मक क्रियाएं। तो हाइपर रियलिटी और सिमुलेक्रा की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं बॉडीलार्ड। कम्युनिकेटिव एक्शन की बात कौन करते हैं? हेबरमास। और डिस्कोर्स की बात कौन करते हैं? डिस्कर्सिव संरचनाएं, इसकी बात करते हैं आपके गिडेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, लैंग्वेज गेन पैरालॉजी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगर डिस्कोर्स पूछता तो डिस्कोर्स की बात आपकी कौन करते हैं? मिशेल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपी मुखर्जी ने तर्क दिया कि भारतीय समाजशास्त्र का अध्ययन मुख्य रूप से परंपराओं के अध्ययन से शुरू होना चाहिए। उन्होंने भारतीय परंपरा के विकास के लिए किस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया? ऑप्शन ए मौजूदा वैदिक ढांचे में पश्चिम मूल्यों का आत्मसात करना, ऑप्शन बी भारत विद्या ग्रंथों सबाल्टर्न जमीनी हकीकत के बीच टकराव, ऑप्शन सी परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष जिसके परिणाम स्वरूप एक नया संश्लेषण होता है, और ऑप्शन ए ग्रामीण संरचनाओं के भीतर लघु और महान परंपराओं के बीच संघर्ष। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष जिसके परिणाम स्वरूप एक नया संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मौलिक कार्य कास्ट एंड रेस इन इंडिया में जीएस गुरे ने जाति व्यवस्था की 6 संरचनात्मक विशेषताओं को रेखांकित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी गुरे द्वारा पहचानी गई विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए भोजन और सामाजिक सहवास और प्रतिबंध, ऑप्शन बी विभिन्न वर्गों की नागरिक और धार्मिक अक्षमताएं एवं विशेषाधिकार, ऑप्शन सी समाज का खंडात्मक विभाजन और पदानुक्रम, और ऑप्शन डी व्यवसायों में स्वतंत्रता का अभाव और पूर्ण आर्थिक समानता। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसकी बात नहीं की है जीएस गुरे ने जाति व्यवस्था की विशेषताओं में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, व्यवसायों में स्वतंत्रता और अभाव पूर्ण आर्थिक समानता की बात जीएस गुरे के द्वारा नहीं की गई है। बाकी भोजन और सहवास प्रतिबंध बताए हैं, विभिन्न नागरिक धार्मिक अक्षमता विशेषाधिकारों की बात की है, समाज का खंडात्मक विभाजन पदानुक्रम हायरार्की की बात करते हैं। ये सब सही है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महामारी विज्ञान
दृष्टिकोण का यह दावा करता है कि सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों के तरीकों का उपयोग करके नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे उन व्यक्तिगत अर्थों के माध्यम से समझा जाना चाहिए जो अभिनेता अपने कार्यों से जोड़ते हैं। ऑप्शन है आलोचनात्मक यथार्थवाद का कहना है, ऑप्शन बी तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित है, ऑप्शन सी व्याख्यात्मक समाजशास्त्र और ऑप्शन डी संरचनात्मक प्रकारवाद। तो बताइए ये जो डिफिनेशन लिखी है किस समाजशास्त्र की लिखी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हर्मेनेटिक्स और इंटरप्रेटिविज्म, व्याख्यात्मक शास्त्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मन डेनिन ने समाजशास्त्रीय अध्ययन में 4 अलग-अलग प्रकार के त्रिकोणीयकरण की पहचान की। जब एक शोधकर्ता डेटा के एक ही सेट की व्याख्या करने के लिए कई सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का उपयोग करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए अन्वेषक त्रिकोणीय और ऑप्शन बी व्यक्तिगत त्रिकोणीयकरण, ऑप्शन सी सैद्धांतिक त्रिकोणीयकरण और ऑप्शन डी डेटा त्रिकोणीयकरण। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नॉर्मन डेनिन। तो ये बात करते हैं थ्योरी ट्रायंगुलेशन सैद्धांतिक त्रिकोणीयकरण की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन सिद्धांत में किस प्रकार की वैधता या सुनिश्चित करती है कि मापन पैमाना एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के भीतर शामिल अर्थों की पूरी श्रृंखला को कवर करता है? ऑप्शन ए सामग्री वैधता, ऑप्शन बी अंकित वैधता, ऑप्शन सी मानदंड संबंधित वैधता और ऑप्शन डी रचनात्मक वैधता। तो बताइए किसकी बात कर रहा है? मापन सिद्धांत में किस प्रकार की वैधता या सुनिश्चित करती है कि मापन पैमाना एक समाजशास्त्रीय अवधारणा के भीतर शामिल अर्थों की पूरी श्रृंखला को कवर करता है? तो ये बात कर रहा है कंटेंट वैलिडिटी सामग्री वैधता की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का दृष्टिकोण मापन पैमाना उत्तरदाताओं के लिए अवधारणाओं के मनोवैज्ञानिक अर्थ को मापने के लिए द्विध्रुवी विशेषणों जैसे अच्छा बुरा मजबूत कमजोर की एक श्रृंखला का उपयोग करता है? ऑप्शन ए लिकट का समेटेड रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी है ऑसगुड का सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ऑप्शन सी थर्स्टन का इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल और ऑप्शन ए बोगार्ट का सोशल डिस्टेंस स्केल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑसगुड का सिमेंटिक डिफरेंशियल संकेत स्केल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूमिगत कठिन से पहुंच वाले राजनीतिक असंतुष्ट समूह का अध्ययन करने वाला एक शोधकर्ता कुछ शुरुआती मुखबिरों का चयन करता है और उनसे नेटवर्क के अन्य सदस्यों की सिफारिश करने के लिए कहता है। यह कौन सी नमूनाकरण तकनीक है? ऑप्शन है स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण, ऑप्शन बी कोटा नमूनाकरण, ऑप्शन सी स्नोबॉल नमूनाकरण और ऑप्शन डी है उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। एक भूमिगत कठिन से पहुंच वाले राजनीतिक असंतुष्ट समूह का अध्ययन करने वाला एक शोधकर्ता कुछ शुरुआती मुखबिरों का चयन करता है, मतलब कुछ पहले उत्तरदाताओं का चयन करता है, उनका अध्ययन करता है, फिर उनसे नेटवर्क के अन्य सदस्यों की सिफारिश करने के लिए कहता है, मतलब अन्य लोगों से बात कराने को कहता है। तो बताइए ये किस प्रकार का सैंपलिंग है? तो इसे हम जानते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग के रूप में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को परिभाषित करते हुए राष्ट्र निर्माण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें विविध तत्वों का एकीकृत राजनीतिक समुदाय में एकीकरण शामिल है जहां संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसने कहा है? ऑप्शन ए एम एस श्रीनिवास ने, ऑप्शन बी योगेश सटल ने, ऑप्शन सी जी एस गोरे ने और ऑप्शन डी एस सी दुबे ने। तो बताइए नेशन बिल्डिंग की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं आपके योगेश अटल। ऑप्शन
बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद और नागी समाज की आलोचना के संदर्भ में प्रभावशाली पुस्तक नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड आर डेरिवेटिव डिस्कोर्स किसने लिखी है? ऑप्शन ए पार्थ चटर्जी ने, ऑप्शन बी रंजीत गुहा ने, ऑप्शन सी डेविड हार्डीमैन ने और ऑप्शन डी दीपेश चक्रवर्ती ने। तो बताइए ये पुस्तक किसने लिखी है? तो 1986 में ये पुस्तक लिखी है पार्थ चटर्जी ने। किसने? पार्थ चटर्जी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय समाजशास्त्री ने यह गहन सैद्धांतिक कथन दिया था कि भारत में आधुनिकीकरण सांस्कृतिक परिवर्तन की एक जटिल प्रक्रिया जिसमें सामाजिक संरचना पर कार्य करने वाले परिवर्तन के अंतर्जात और बहिर्जात स्रोत शामिल है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये जो डिफिनेशन संबंधित है किससे संबंधित है? योगेंद्र सिंह से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अनुसंधान में एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सामाजिक दूरी पैमाना जो अन्य सामाजिक जातीय और नस्लीय समूहों के सदस्यों के प्रति व्यक्तियों द्वारा महसूस की जाने वाली निकटता या अलगाव की डिग्री को मापता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए E.S. बोगार्ट, ऑप्शन बी है लुइस कर्टमैन, ऑप्शन सी है रेसिस लेकर्ट और ऑप्शन डी है थर्स्टन। तो बताइए किससे संबंधित है ये? तो सोशल डिस्टेंस स्केल की बात कौन करते हैं? E.S. बोगार्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाज को एक ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिभाषित करते हुए कहा कि मनुष्य मूल्यों का एक प्रणाली है, मानव समाज मूल्यों का एक बहुआयामी संगठन है जहां सामाजिक पारिस्थितिकी सोशल इकोलॉजी प्रतीक आध्यात्मिक अभिन्यास मिलकर एक एकीकृत समग्र का निर्माण करते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी श्री अरविंदो, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रमुख भारतीय मार्क्सवादी समाजशास्त्री और पद्धति शास्त्री ने ग्रामीण समाज की बदलती संरचना का विश्लेषण किया और आलोचनात्मक पुस्तक व्हाट विल इट बी एन अप्रोच टू इंट्रोडक्टिव सोशियोलॉजी लिखी है? ऑप्शन ए रामकृष्ण मुखर्जी ने, ऑप्शन बी डी एन धनागरे ने, ऑप्शन सी इरावती कर्वे ने और ऑप्शन डी आनंद चक्रवर्ती ने। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। व्हाट विल इट बी, तो ये लिखी गई है रामकृष्ण मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेश अटल को भारत में जातीय और ग्रामीण समाजों की योगेश अटल को भारत में जातीय और ग्रामीण समुदायों की जटिलताओं का विश्लेषण करने के लिए किस पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण और वैचारिक ढांचे को प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रणालीगत अनुकूलनशीलता के साथ संरचनात्मक प्रकारवाद, ऑप्शन बी जाति की बदलती सीमाओं और वैचारिक स्थानांतरण, ऑप्शन सी शुद्ध अधीनस्थ मौखिक इतिहास और ऑप्शन डी ग्रामीण भारत का ऐतिहासिक भौतिकवाद। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी जाति की बदलती सीमाएं और वैचारिक स्थानांतरण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थ चटर्जी नागरिक समाज अभिजात वर्ग का क्षेत्र और एक अन्य क्षेत्र के बीच अंतर प्रस्तुत करते हैं जहां अधीनस्थ जन समूह संसाधनों के लिए राज्य के साथ बातचीत करते हैं, वह इस दूसरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राजनीतिक समाज, ऑप्शन बी सरवारा क्षेत्र, ऑप्शन सी प्रति हेजेमोनिक ब्लॉक और ऑप्शन डी शैडो स्टेट।
बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये कहते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए राजनीतिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने विश्लेषणात्मक कार्य सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया में योगेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि भारतीय जाति व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम इसको विश्लेषण ना करें। ऑप्शन ए वर्ग पहचानों द्वारा जाति का पूर्ण प्रतिस्थापन। ऑप्शन बी पारंपरिक पदानुक्रम की निरंतरता और लोकतांत्रिक ताकतों के माध्यम से परिवर्तन की भी द्वंद्वात्मक संबंध। ऑप्शन सी हिंदू अनुष्ठान प्रणालियों का मनोवैज्ञानिक क्षय। और ऑप्शन डी मुख्य धारा के बाजारों से आदिवासी अर्थव्यवस्थाओं का अलगाव। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पारंपरिक पदानुक्रम की निरंतरता और लोकतांत्रिक ताकतों के माध्यम से परिवर्तन के बीच द्वंद्वात्मक संबंध। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक दूरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मनोसामाजिक आयाम का माप है। ऑप्शन है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भौतिक दूरी का। ऑप्शन बी व्यक्ति और समूहों के बीच भौतिक सहानुभूतिपूर्ण समझ और साझा अंतरंगता की डिग्री का। ऑप्शन सी अमीर और गरीब वर्गों के बीच आर्थिक अंतर का। और ऑप्शन डी डिजिटल संचार में तकनीकी अंतर का। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी व्यक्ति और समूहों के बीच मौजूद सहानुभूतिपूर्ण सहमज और साझा अंतरंगता की डिग्री का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सास के जनक कौन है। ऑप्शन ए हेरोल्ड गार्फिंकल। ऑप्शन बी एडमंड हर्सल। ऑप्शन सी मैक्स वेबर। और ऑप्शन डी अल्फ्रेड शूट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बताइए क्या होगा। ऑप्शन बी एडमंड हर्सल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोमेथोडोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है। ऑप्शन ए हेरोल्ड गार्फिंकल ने। ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन ने। ऑप्शन सी पीटर बर्जर ने। और ऑप्शन डी जॉर्ज होमर्स ने। तो बताइए एथनोमेथोडोलॉजी, इसे हम लोक विधि विज्ञान कहते हैं हिंदी में, लोक विधि विज्ञान शब्द किसने गढ़ा है। तो इसे गढ़ा है ऑप्शन ए हेरोल्ड गार्फिंकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए पीटर बर्जर लकमैन। ऑप्शन ए पार्सन और मार्टन। ऑप्शन सी है मार्क्स और एंगल्स। और ऑप्शन डी कोले और मीड। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बताइए किसकी पुस्तक है। तो इस पुस्तक को लिखा है पीटर बर्जर और लकमैन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकारवाद में मैनिफेस्ट फंक्शन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए छिपे हुए परिणाम। ऑप्शन बी अभिप्रेत और स्पष्ट परिणाम। ऑप्शन सी हानिकारक प्रभाव। और ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन। तो बताइए प्रकारवाद में मैनिफेस्ट फंक्शन का क्या अर्थ होता है। तो इसका मतलब होता है अभिप्रेत और स्पष्ट परिणाम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए व्यक्ति के व्यवहार से। ऑप्शन बी अंतर्निहित व्यवस्था और नियम से। ऑप्शन सी वर्ग संघर्ष से। और ऑप्शन डी विनिमय दर से। तो बताइए संरचनावाद मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है अंतर्निहित व्यवस्था और नियम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग चेतना की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी मेल दुर्खिम ने। ऑप्शन सी मैक्स वेबर ने। और ऑप्शन डी टॉलकर पार्सन्स ने। तो बताइए वर्ग संघर्ष की अवधारणा, क्लास कॉन्शियसनेस की अवधारणा किसने दी है। तो ये दिया है आपके कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष सिद्धांत के अनुसार समाज का आधार है क्या होता है। ऑप्शन ए सहयोग। ऑप्शन बी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी धार्मिक शांति। और ऑप्शन डी व्यक्तिगत विकास। समाज का आधार क्या होता है। तो ये होता है संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विनिमय सिद्धांत का मूल आधार है? क्या है? ऑप्शन ए लागत और लाभ, ऑप्शन बी है वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी है सामाजिक एकता और ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक डर। तो बताइए एक्सचेंज थ्योरी का बेसिक फाउंडेशन क्या होता है? तो ये होता है लागत और लाभ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मुख्य प्रणेता है कौन है? ऑप्शन ए जीएच मीड, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मुख्य प्रणेता कौन है? तो ये हैं आपके जीएच मीड, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए सीएच कुले ने, ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन ने, ऑप्शन सी जीएच मीड ने और ऑप्शन डी हैरोल्ड गार्फिंकल ने। तो बताइए लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसकी है? तो ये है सीएच कुले की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरविंग गॉफमैन का ड्रामेटर्जिकल अप्रोच मतलब नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समाज को क्या मानता है? ऑप्शन है एक कारखाना, ऑप्शन बी एक रंगमंच, ऑप्शन सी एक विद्यालय और ऑप्शन डी एक अस्पताल। तो बताइए क्या मानता है? तो ये एक रंगमंच मानता है, एक स्टेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्फ डेनिडॉफ का संघर्ष सिद्धांत किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए सत्ता और अधिकार पर, ऑप्शन बी केवल धन पर, ऑप्शन सी धर्म पर और ऑप्शन डी शिक्षा पर। तो बताइए रॉल्फ डेनिडॉफ का संघर्ष सिद्धांत किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है सत्ता और अधिकार पर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोमेथोडोलॉजी में ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट किसने दिया है? बताइए ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए हैरोल्ड गार्फिंकल, ऑप्शन बी टॉर्केट पार्सन, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मॉर्टन और ऑप्शन डी क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। तो इसकी बात करते हैं हैरोल्ड गार्फिंकल, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकारवाद में लेटेंट फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए स्पष्ट प्रकार, ऑप्शन बी है अनपेक्षित परिणाम, ऑप्शन सी राजनीतिक कार्य और ऑप्शन डी आर्थिक कार्य। तो बताइए लेटेंट फंक्शन क्या क्या मतलब होता है? तो ये अनपेक्षित परिणाम होते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संरचना की अवधारणा पर जोर देने वाला सिद्धांत है कौन सा है? ऑप्शन ए संरचनावाद, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन सी एथनोमेथोडोलॉजी और ऑप्शन डी विनिमय सिद्धांत। तो बताइए सामाजिक संरचना पर कौन सी अवधारणा जोर देती है? तो ये आपका संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज हमास ने किस सिद्धांत को विकसित किया है? ऑप्शन ए प्रकारवाद को, ऑप्शन बी सामाजिक विनिमय सिद्धांत को, ऑप्शन सी संघर्ष सिद्धांत को और ऑप्शन डी संरचनावाद को। तो बताइए जॉर्ज हमास ने किस सिद्धांत को विकसित किया है? तो इन्होंने सोशल एक्सचेंज थ्योरी दी है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर इलीट किस विचारक से संबंधित है? ऑप्शन ए सी राइट मिल्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी इमानुएल दुर्खिम। तो बताइए शक्ति अभियान की बात कौन करते हैं? तो ये दिया है आपके सी राइट मिल्स ने, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस स्तर पर अध्ययन करता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म स्तर पर, ऑप्शन बी बृहद स्तर पर, ऑप्शन सी वैश्विक स्तर पर, ऑप्शन डी ऐतिहासिक स्तर पर। तो बताइए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस स्तर पर अध्ययन करता है? तो ये सूक्ष्म माइक्रो, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन का मुख्य चालक है? ऑप्शन ए तकनीकी प्रगति, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी धार्मिक विचार और ऑप्शन डी राजनीतिक सुधार। तो बताइए समाज में परिवर्तन का मुख्य चालक कौन सा है? ये है आपका वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्लास स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवी-स्ट्रॉस किस स्कूल के प्रमुख है? ऑप्शन ए संरचनावाद से संबंधित है, ऑप्शन बी प्रकारवाद से,
ऑप्शन सी है मार्क्सवाद से और ऑप्शन डी विनिमयवाद से। तो बताइए लेवी स्ट्रॉस का संबंध किस स्कूल से है? तो ये संबंधित है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडमंड हर्सल के अनुसार फिल्मोलॉजिकल डिडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति का विस्तार करना, ऑप्शन बी प्राकृतिक दृष्टिकोण का त्याग करके चेतना के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना, ऑप्शन सी सामाजिक संरचना का अनुभवजन अध्ययन करना और ऑप्शन डी धार्मिक अनुभवों का विश्लेषण करना। तो बताइए फिल्मोलॉजिकल डिडक्शन इपोक का क्या मतलब होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्राकृतिक दृष्टिकोण का त्याग करके चेतना के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड शूट्स की पुस्तक द फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड में किसके प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर और एडमंड हर्सल के, ऑप्शन बी टार्कर पार्सन और इमाइल दुर्खीम के, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के और ऑप्शन डी आगस्ट कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर के। तो बताइए किसके प्रभाव को देखा जा सकता है एडमंड हर्सल की पुस्तक द फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए मैक्स वेबर और एडमंड हर्सल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिस मार्लो पॉन्टी के अनुसार प्रत्यक्ष का मुख्य आधार क्या है? परसेप्शन का मुख्य आधार क्या होता है? ऑप्शन ए केवल मानसिक विचार, ऑप्शन बी शारीरिक एम्बॉडीड सब्जेक्टिविटी, ऑप्शन सी भाषाई संरचना और ऑप्शन डी समाज का प्रभाव। तो बताइए प्रत्यक्ष का मुख्य आधार क्या है? तो ये है आपका एम्बॉडीड सब्जेक्टिविटी, द बॉडी, शरीर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स द्वारा दी गई इन ऑर्डर टू मोटिव और बिकॉज मोटिव के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन ए दोनों एक समान है, ऑप्शन बी इन ऑर्डर टू भविष्य उन्मुख है और बिकॉज मोटिव अतीत उन्मुख है, ऑप्शन सी इन ऑर्डर टू केवल सामाजिक है, बिकॉज मोटिव केवल व्यक्तिगत है, ऑप्शन डी बिकॉज मोटिव का संबंध केवल भावनाओं से है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इन ऑर्डर टू भविष्य उन्मुख है, बिकॉज मोटिव अतीत उन्मुख। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्शल की लेवेंसफेल्ड लाइफ वर्ड की अवधारणा का तात्पर्य है? ऑप्शन ए यह एक ऐसा जगत है जिसे हम बिना किसी विश्लेषण के प्रतीत करते हैं, ऑप्शन बी यह केवल प्रयोगशाला और वैज्ञानिक अध्ययन का क्षेत्र है, ऑप्शन सी यह एक काल्पनिक संसार है और ऑप्शन डी यह केवल पुरानी परंपराओं का संग्रह है। तो बताइए लाइफ बर्ड की अवधारणा का क्या मतलब है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यह एक ऐसा जगत है जिसे हम बिना किसी विश्लेषण के प्रतीत करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन की पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी फिल्मोलॉजी में फिल्मोलॉजी से कैसे जुड़ती है? ऑप्शन ए या अल्फ्रेड शूट्स के सिद्धांतों को सामाजिक संस्थाकरण से लागू करते हैं, ऑप्शन बी या फिल्मोलॉजी को पूरी तरह नकारते हैं, ऑप्शन सी या केवल सांख्यिकी पर आधारित है और ऑप्शन डी या फिल्मोलॉजी को मार्क्स के साथ जोड़ते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है या अल्फ्रेड शूट्स के सिद्धांतों को सामाजिक संस्थागतकरण में लागू करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्मोलॉजी में इंटेंशनैलिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए चेतना हमेशा किसी चीज के बारे में होती है, ऑप्शन बी व्यक्ति का इरादा, ऑप्शन सी केवल तकनीक का उपयोग और ऑप्शन डी भविष्य की योजना। तो बताइए इंटेंशनैलिटी का क्या मतलब होता है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है, चेतना हमेशा किसी चीज के बारे में होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर सब्जेक्टिविटी का फिनोलॉजी में क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है इसका संबंध एक व्यक्ति के अकेला रहने से। ऑप्शन बी हमारे अनुभवों को दूसरे के अनुभवों के साथ जोड़ना। ऑप्शन सी है केवल भाषा का अध्ययन और ऑप्शन डी व्यक्ति पर होना गलत है। तो बताइए इंटर सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है फिनोलॉजी में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी हमारे अनुभवों का दूसरे के अनुभवों के साथ जोड़ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिस मर्लेau-पोंटी ने अपनी पुस्तक फिनोलॉजी ऑफ परसेप्शन में किस अवधारणा को प्रबल प्रधानता दी है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष की प्रधानता को, ऑप्शन बी तर्क की प्रधानता को, ऑप्शन सी वर्ग की प्रधानता को और ऑप्शन डी इतिहास की प्रधानता को। तो बताइए फिनोलॉजी ऑफ परसेप्शन में किस अवधारणा को प्रबल सपोर्ट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष की प्रधानता, द प्राइमेसी ऑफ परसेप्शन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड सूज द्वारा स्टॉक ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है? ऑप्शन ए केवल किताबी ज्ञान, ऑप्शन बी है व्यक्ति द्वारा अतीत में बनाई गई समझ और अनुभव, ऑप्शन सी है वैज्ञानिकों का डेटाबेस और ऑप्शन डी है केवल पारिवारिक ज्ञान। स्टॉक ऑफ नॉलेज, तो बताइए क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होता है व्यक्ति द्वारा अतीत में बनाई गई समझ और अनुभव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमंड हर्सल के ट्रांसेंडेंटल फिनोलॉजी का मुख्य ध्यान किस पर है? ऑप्शन ए सामाजिक संरचना के विश्लेषण पर, ऑप्शन बी चेतना की उन शर्तों का अध्ययन जो अनुभव को संभव बनाती है, ऑप्शन सी इतिहास का पुनर्निर्माण और ऑप्शन डी केवल भौतिक वस्तुओं का अध्ययन। तो बताइए ट्रांसेंडेंटल फिनोलॉजी का क्या मतलब होता है? ऑप्शन बी चेतना के उन शर्तों का अध्ययन जो अनुभव को संभव बनाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स के अनुसार टाइपिफिकेशन क्या है? ऑप्शन ए लोगों को वर्गीकरण में डालना, ऑप्शन बी केवल कंप्यूटर टाइपिंग, ऑप्शन सी केवल स्टीरियोटाइप बनाना और ऑप्शन डी केवल पढ़ाई करना। टाइपिफिकेशन का क्या मतलब होता है? पुटिंग पीपल इनटू क्लासिफिकेशन, लोगों को वर्गीकरण में डालना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोलॉजी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता के बजाय आत्मनिष्ठता पर जोर, ऑप्शन बी केवल प्रयोग करना, ऑप्शन सी केवल संख्याओं का खेल और ऑप्शन डी राजनीति का अध्ययन। तो बताइए फिनोलॉजिकल दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वस्तुनिष्ठता के बजाय आत्मनिष्ठता पर जोर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड सोर्स के अनुसार सोशल वर्ल्ड का मुख्य गठन किस चीज में होता है? ऑप्शन है केवल कानून और संविधान में, ऑप्शन बी अंतर व्यक्तिपरक समझ, ऑप्शन सी तकनीकी प्रगति और ऑप्शन डी केवल पैसा और अर्थव्यवस्था। तो बताइए सोशल वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी अंतर व्यक्तिक समझ, इंटर सब्जेक्टिव मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्शल के इडोस या आइडेंटिफिकेशन रिडक्शन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल किसी चीज का फोटो लेना, ऑप्शन बी किसी अनुभव के मूल या आवश्यक स्वरूप की खोज करना, ऑप्शन सी है केवल नए शब्द बनाना और ऑप्शन डी केवल इतिहास लिखना। तो बताइए आइडेंटिक रिडक्शन और इडोस का क्या मतलब होता है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किसी अनुभव के मूल या आवश्यक स्वरूप की खोज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैरोल्ड गार्फिंकल के अनुसार एथनोमेट्रोलॉजी का मुख्य ध्यान किस पर है? एथनोमेट्रोलॉजी मतलब लोक विधि विज्ञान। ऑप्शन ए सामाजिक संरचना के नियम पर, ऑप्शन बी रोजमर्रा के जीवन में व्यक्ति द्वारा संसार को समझने के तरीके से है, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक पद्धति के विस्तार से, और ऑप्शन डी सामाजिक वर्ग के विश्लेषण से है। तो बताइए एथनोमेट्रोलॉजी का मुख्य ध्यान किस पर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, रोजमर्रा के जीवन में व्यक्ति द्वारा संसार को समझने के तरीके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्फिंकल के ब्लीचिंग एक्सपेरिमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सामाजिक मानदंडों को तोड़कर उनके आधार को उजागर करना, ऑप्शन बी लोगों को परेशान करना, ऑप्शन सी सांख्यिकीय डेटा इकट्ठा करना, और ऑप्शन डी अपराधी व्यवहार का अध्ययन करना। तो बताइए ब्लीचिंग एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है सामाजिक मानदंडों को तोड़कर उनके आधार को उजागर करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोमेट्रोलॉजी में अकाउंटेबिलिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल पैसे का हिसाब, ऑप्शन बी कानूनी जिम्मेदारी, ऑप्शन सी क्रियाओं का वर्णन और व्याख्या करने की योग्यता, और ऑप्शन डी नैतिकता का पालन। तो बताइए एथनोमेट्रोलॉजी में अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्रियाओं का वर्णन और व्याख्या करने की योग्यता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोमेट्रोलॉजी में रिफ्लेक्सिविटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल अपने बारे में सोचना, ऑप्शन बी शतरंज का खेल, ऑप्शन सी केवल भाषा का सुधार, और ऑप्शन डी क्रियाओं को उनके संदर्भ के साथ निरंतर निर्माण। तो बताइए एथनोमेट्रोलॉजी में रिफ्लेक्सिविटी का क्या मीनिंग होता है? तो इसका मतलब होता है क्रियाओं का उनके संदर्भ के साथ निरंतर निर्माण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्फिंकल ने डॉक्यूमेंट्री मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन का उपयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन है अपने अनुभवों में से एक पैटर्न ढूंढने के लिए, ऑप्शन बी पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए, ऑप्शन सी सांख्यिकी बनाने के लिए, और ऑप्शन डी केवल कानूनी फैसलों के लिए। तो बताइए डॉक्यूमेंट्री मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ऑप्शन ए अपने अनुभवों में से एक पैटर्न ढूंढने के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोमेट्रोलॉजी और पारंपरिक समाजशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है? लोक विधि विज्ञान और पारंपरिक समाजशास्त्र ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए दोनों बिल्कुल एक समान है, ऑप्शन बी एथनोमेट्रोलॉजी एक्टर को कल्चर डूप नहीं मानती है, ऑप्शन सी पारंपरिक समाजशास्त्र में एक्टर सक्रिय होता है, और ऑप्शन डी एथनोमेट्रोलॉजी केवल बड़े पैमाने पर होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, एथनोमेट्रोलॉजी एक्टर को कल्चरल डूप नहीं मानती है। एथनोमेट्रोलॉजी डज नॉट व्यू द एक्टर एज अ कल्चरल डूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोमेट्रोलॉजी में कन्वर्सेशन एनालिसिस का क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है सीए की, ऑप्शन बी या राजनीतिज्ञों की भाषा का अध्ययन है, ऑप्शन सी या एथनोमेट्रोलॉजी का एक हिस्सा है जो बातचीत का अध्ययन करता है, और ऑप्शन डी दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो बताइए कन्वर्सेशन एनालिसिस की क्या भूमिका है? तो यह एक
एथनोमेट्रोलॉजी का हिस्सा है जो बातचीत का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोमेट्रोलॉजी के अनुसार सोशल एक्शन कहाँ होती है? ऑप्शन ए केवल प्रयोगशालाओं में, ऑप्शन बी केवल संसद में, ऑप्शन सी किताबों में और ऑप्शन डी रोजमर्रा की अंतःक्रियाओं में। तो बताइए सोशल एक्शन कहाँ पर होता है? सामाजिक क्रिया लोक विधि विज्ञान के अनुसार तो ये होता है रोजमर्रा की अंतःक्रियाओं में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्फिंकल द्वारा उपयोग की गई इंडेक्सिबिलिटी की अवधारणा का क्या मतलब है? ऑप्शन ए शब्दों का अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी केवल किताब का इंडेक्स होता है, ऑप्शन सी संख्याओं का मिलान होता है इसमें, और ऑप्शन डी केवल नामों की सूची होती है। तो बताइए इंडेक्सिकलिटी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शब्दों का अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोमेट्रोलॉजी में मेंबर्स कौन होते हैं? ऑप्शन ए केवल क्लब के सदस्य, ऑप्शन बी केवल समाजशास्त्री, ऑप्शन बी हर वो व्यक्ति जो सामाजिक क्रिया में भाग लेता है, और ऑप्शन डी केवल सरकार के लोग। तो बताइए एथनोमेट्रोलॉजी में मेंबर्स कौन होते हैं? इसमें मेंबर हर वो व्यक्ति होता है जो सामाजिक क्रिया में भाग लेता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्फिंकल की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन है द सोशल सिस्टम, ऑप्शन बी है स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी, ऑप्शन सी है द कैपिटल, और ऑप्शन डी है द प्रोटेस्टेंट एथिक। तो द सोशल सिस्टम किसकी है? ये है आपके पार्सन की पुस्तक है, पार्सन्स की। दास कैपिटल, ये कैपिटल है आपके मार्क्स की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की। और प्रोटेस्टेंट एथिक मैक्स वेबर की पुस्तक है, वेबर की। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी। ये किसी पुस्तक है? गार्फिंकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोमेट्रोलॉजी में सेंस मेकिंग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए केवल गलती सुधारना, ऑप्शन बी केवल कहानी बनाना, ऑप्शन सी केवल दिमाग का खराब करना, और ऑप्शन डी दुनिया को समझने और योग्य और व्यवहारिक बताना। तो बताइए क्या होता है एथनोमेट्रोलॉजी में सेंस मेकिंग का मतलब? तो इसका मतलब होता है दुनिया को समझने योग्य और व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्फिंकल का मानना था कि सामाजिक वास्तविकता है। ऑप्शन ए एक हमेशा बदलने वाली लोगों द्वारा बनाई जाने वाली चीज है, ऑप्शन बी पहले से तैयार है, ऑप्शन सी एक भ्रम है, और ऑप्शन डी केवल पावर का खेल है। तो बताइए सामाजिक वास्तविकता क्या है? तो ये एक प्रकार से हमेशा बदलने वाली और लोगों द्वारा बनाई जाने वाली चीज है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथनोमेट्रोलॉजी किस तरह की समाजशास्त्र की शाखा है? ऑप्शन है मैक्रो सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी है माइक्रो सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी सांख्यिकी समाजशास्त्र, और ऑप्शन डी है सैद्धांतिक समाजशास्त्र। बताइए बृहद समाजशास्त्र है या सूक्ष्म समाजशास्त्र है, सांख्यिकी समाजशास्त्र है या सैद्धांतिक समाजशास्त्र है? तो ये क्या है? माइक्रो सोशियोलॉजी, सूक्ष्म समाजशास्त्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्फिंकल ने कॉमन सेंस को कैसे देखा है? ऑप्शन है एक गलती की तरह, ऑप्शन बी केवल मूर्खता की तरह, ऑप्शन सी एक पुरानी परंपरा की तरह, और ऑप्शन डी एक व्यवहारिक और जरूरी समाजी संसाधन के रूप में। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोगों का जो कीवर्ड दिए गए हैं थिंकर्स के द्वारा उनकी मीनिंग पता चल जाए आपको क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एक व्यवहारिक और जरूरी सामाजिक संसाधन।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि फिल्मोलॉजी हो गया, एथनोमेथोलॉजी, इससे कीवर्ड ऐसे ऐसे हैं जिनके मीनिंग हमें पता नहीं होते हैं। तो आप लोग इन मीनिंग को नोट कर लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमानुएल दुर्कheim के अनुसार सामाजिक तत्व की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत इच्छा, ऑप्शन बी बाध्यता और बाध्यता, ऑप्शन सी जैविक विकास और ऑप्शन डी मानसिक विचार। तो बताइए सामाजिक तत्व की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ये एक्सटर्नल होती है और कांस्टेंट। बाध्यता और बाध्यता इसकी विशेषता होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संरचनावाद का मुख्य प्रस्तावक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस को, ऑप्शन बी मैक्स वेबर को, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स को और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर को। तो बताइए संरचनावाद का मुख्य प्रस्तावक किसे माना जाता है? तो ये है आपके क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ ब्राउन किस समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के लिए, ऑप्शन बी संघर्ष सिद्धांत के लिए, ऑप्शन सी संरचनात्मक प्रकारवाद के लिए और ऑप्शन डी विकासवादी सिद्धांत के लिए। तो बताइए किस लिए हम जानते हैं रेडक्लिफ ब्राउन को? ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से संबंधित है, संरचनात्मक प्रकारवाद, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलकर पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी है लक्ष्य प्राप्ति, ऑप्शन सी एकीकरण और ऑप्शन डी क्रांति। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी क्रांति। रेवोल्यूशन आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवी-स्ट्रॉस के अनुसार मिथकों का अध्ययन किस माध्यम से किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से, ऑप्शन बी बाइनरी अपोजिशन के माध्यम से, ऑप्शन सी आर्थिक आधार पर और ऑप्शन डी व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से। तो बताइए मिथकों का अध्ययन किस आधार पर करना चाहिए? तो बाइनरी अपोजिशन के माध्यम से, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट के मर्टन ने प्रकारवाद की अवधारणा को में किस अवधारणा को जोड़ा है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी प्रकट और अप्रकट प्रकार, ऑप्शन सी ऐतिहासिक भौतिकवाद और ऑप्शन डी प्रतीकात्मक अर्थ। तो बताइए प्रकारवाद को किस अवधारणा से जोड़ा है रॉबर्ट के मर्टन ने? तो ये है मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन, अव्यक्त और प्रकट प्रकार, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद में भाषा का अध्ययन किसने महत्वपूर्ण बनाया है? ऑप्शन ए फर्नांडिस सोसरे ने, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्कheim ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन ने और ऑप्शन डी टॉलकर पार्सन्स ने। तो बताइए भाषा का अध्ययन किसने महत्वपूर्ण बनाया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए फर्नांडिस डी सोसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्कheim के अनुसार यांत्रिक एकजुटता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आधुनिक औद्योगिक समाज में, ऑप्शन बी अति विकसित समाज में, ऑप्शन सी उत्तर आधुनिक समाज में और ऑप्शन डी सरल और आदिम समाजों में। तो बताइए मैकेनिकल सॉलिडारिटी किस समाज में पाई जाती है? तो ये सरल और आदिम समाज में पाई जाती है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक प्रकारवाद का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समाज की स्थिरता और संतुलन, ऑप्शन सी है पूंजीवाद का अंत और ऑप्शन डी क्रांतिकारी परिवर्तन। तो बताइए संरचनात्मक प्रकारवाद का मुख्य केंद्र क्या है?
तो इसका मतलब है समाज की स्थिरता और संतुलन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाज को साव्य के समान माना है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी लेवी स्ट्रॉस ने, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम ने और ऑप्शन डी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने। तो बताइए समाज को साव्य के समान किसने माना है? तो ये माना है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,